Dear student in SHT, I am going to start your history first chapter as entitled The French Revolution. So first of all, let me try to understand about the this event कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या हुआ था। तो इससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पहली चीज़ तो हमको ये जानना है कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये एक रिवॉल्ट था पीपल्स का, यानी जो सिटीजन्स थे उनके द्वारा मोनार्क, एम्परर या किंग, हम तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लें, तो किंग के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट था सिटीजन के द्वारा। तो सिटीजन्स ने मोनार्क के लिए क्या किया था, वहाँ पे पूरी तरीके से रिवॉल्ट किया था। तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो इस दिन एक डेट हमको याद रखनी है, 14 जुलाई 1789, और जगह है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की बहुत ही खूबसूरत सिटी है। तो पेरिस सिटी में हम देखें तो वहाँ पे बहुत राजा के द्वारा जो कमांडेड ट्रूप्स थे, यानी ट्रूप्स ना, जो सैनिक थे, वो पूरी तरीके से सिटी में मूव कर रहे थे। लोगों के मन में र्यूमर्स था, र्यूमर्स का मतलब अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि राजा ने ऐसा आदेश दे रखा है इन सैनिकों को कि वे सिटीजन्स के ऊपर फायर कर सकते हैं, कभी भी उनको आर्मी उन पे फायर कर सकती है। तो इस तरीके के र्यूमर से डरे हुए जो सिटीजन्स थे उनमें से लगभग 7,000 मेन एंड वीमेंस टाउन हॉल्स के सामने इकट्ठा होते हैं और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, यानी पूरी तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जितनी भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हैं उनको वे डिस्टर्ब कर देंगे, उनको वो तोड़ डालेंगे। सो उनमें से लगभग 100 पीपल्स वे ईस्ट साइड में मूव करते हैं और बस्टाइल फोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं। बस्टाइल फोर्ट एक ऐसी जगह थी जहाँ पर किंग के द्वारा प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो ये पीपल्स वहाँ पे जाते हैं बस्टाइल फोर्ट के सामने और उन्होंने वहाँ के कमांडर्स वगैरह को, जो भी वहाँ पे तैनात थे, उनको लगाया गया था, गार्ड्स वगैरह, उन सभी को उन्होंने मार डाला और फिर वो अंदर जाकर के प्रिजनर्स को रिलीज करते हैं। लगभग उसमें 7 प्रिजनर्स थे, वो उनको उन्होंने रिलीज कर दिया और उसके बाद उन्होंने बस्टाइल फोर्ट को भी डैमलिस्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए और उनके द्वारा गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स जितनी भी सामने आ रही थी वह डिस्ट्रक्शन में डिस्ट्रक्ट होती चली जा रही थी, वो ख़राब होती जा रही थी। तो पीपल्स इतनी ज़्यादा गुस्से में थे, उनके माइंड में मोनार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा नफ़रत थी, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश था। तो ये चीज़ें हुई क्यों थी, आखिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ये हुआ क्यों था। तो हमें इसको जानना है, तो हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि ये फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। हम इसी को समझते हैं कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी। सो हम देख सकते हैं जैसे कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसमें हमको बहुत सारे रीजन्स मिलते हैं। तो हम वन बाय वन हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉज देखेंगे, इसके बाद हम सोशल कॉज, और भी हमारे पास इकोनॉमिकल कॉजेज़ हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज पे कि हमारा राजनीतिक कारण क्या था, या हम सिंपल शब्द में कहें कि फ्रांस में पॉलिटिकल सिस्टम उस समय क्या था और पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम किस बेस पे काम कर रहा था। तो हम उनको समझने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं। अगर हम देखें
तो एक ईयर आता है 1774। 1774 में लुईस 16, जो बार्बन डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला पर्सन था, उसको वह जो है फ्रांस का किंग बनता है। यानी फ्रांस की जो राजगद्दी है वह लुईस 16 के हाथों में आ जाती है। लेकिन लुईस 16 जब राजा बनता है, वहाँ उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पहली प्रॉब्लम उसके सामने जो थी कि फ्रांस का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। और ये ट्रेजर के ख़त्म होने का मेन कारण था फ्रांस का काफ़ी लंबे समय से वार्स में इंगेज होना, बहुत सारे युद्धों में वह इंगेज था, जिसकी वजह से उसका जो ट्रेजर था वह धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करें कि ये वार्स किस टाइप के थे। जैसे अमेरिका था, तो अमेरिका बहुत उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी थी। यानी ब्रिटेन जो था वह अमेरिका के ऊपर अपना शासन कर रहा था, और अमेरिकन जो थे वो फ्री होना चाहते थे ब्रिटेन से। तो ऐसे में फ्रांस जो है अमेरिका का सपोर्ट किया और बहुत सारे वार्स के माध्यम से ब्रिटेन को हटाने की कोशिश की। इसकी वजह से एक लंबे समय वार में इंगेज होने की वजह से जो फ्रांस का ट्रेजर था वह खाली हो गया था। और दूसरी चीज़ हम देखें तो जो रॉयल शाही था या पैलेस ऑफ वर्साइल था, उसकी कॉस्ट को, उसको मेंटेन रखने के लिए, राजशाही चीज़ों की को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी था। फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज़। जैसा मैंने अभी बताया कि अमेरिका की लगभग 30 कॉलोनियाँ थीं जो ब्रिटेन से फ्री होने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें फ्रांस ने उनकी मदद की। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ क्या कि ट्रेजर तो फिनिश हो गया। ऐसे में फ्रांस के शासकों ने क्या किया था कि बहुत सारी अदर जगहों से कर्ज ले लिया था, लोन ले लिया था। लोन लेने की वजह से अब उन पे जो है, जो लोन अमाउंट था वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। तो फ्रांस के अगर हम देखें तो पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम देखें तो लुईस 16 के आने के बाद उनके पास किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं था कि वह एक फ्रांस को बेहतर फ्यूचर दे पाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मेन कारण बनती हैं। तो आगे हम देखेंगे कि हुआ क्या था। तो एक तो कारण हमने देख लिया कि फ्रांस में पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। दूसरी चीज़ आती है सोशल कॉजेस। सोसाइटी भी बहुत अच्छी नहीं थी फ्रांस में उस समय। 18th सेंचुरी के समय में अगर हम देखें तो फ्रांस जो था वह 3 सोसाइटी में डिवाइड होता था। उसमें 3 स्टेट बनते थे। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी आता है, आप इस फिगर को साइड में देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी पर्सन, सेकंड स्टेट जिसमें नोबेलिटी, थर्ड स्टेट जिसमें बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे, लॉयर्स होते थे। इसके अलावा उससे नीचे हम देखें थर्ड स्टेट में एक, ये सबसे टॉप मोस्ट लेते थे। इसके नीचे पीजेंट्स और आर्टिसंस आते थे। उसके नीचे जो सबसे निचला तबका था वह था स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेट्स, लेबर्स और सर्वेंट्स वगैरह का। तो थर्ड स्टेट में इतने सारे ग्रुप्स हमारे इन्वॉल्व होते थे। तो अगर हम इनकी कंडीशन की बात करें, थोड़ा सा हम देखें तो जो हमारी क्लर्जी और नोबेलिटी स्टेट थी, इनको बर्थ बेस्ड पे प्रिविलेजेस दी गई थी। जैसे कि ये क्लर्जी एंड नोबेलिटी, ये जो पीपल्स थे, इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना था, लेकिन ये टैक्स लगा सकते थे थर्ड स्टेट पे।
तो इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लर्जी पर्सन किसको कहा गया। क्लर्जी पर्सन ऐसे लोगों को कहा गया जो चर्च में काम करते थे। हम सभी को मालूम है कि जो क्रिश्चियन सोसाइटी होती है वहाँ की हॉली प्लेस जो होती है वह हमारा चर्च होता है। तो जो चर्च पर्सन थे उनको क्लर्जी कहा गया और इनको सबसे टॉप मोस्ट रखा गया था। उसके नीचे हमारी नोबेलिटी। नोबेलिटी का मतलब पूरी जो राजशाही पर्सन थे, जो रॉयल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, ऐसे पीपल्स जो किंग क्वींस के रिलेटिव्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनको इसमें शामिल किया गया था। तो ये क्लर्जी और जो नोबेलिटी थी ये पॉपुलेशन में सिर्फ 10% थी। थर्ड स्टेट जो था वह 90% था पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में हम देखें तो 90% की प्रॉपर्टी, 90% प्रॉपर्टी जो थी वह क्लर्जी एंड नोबेलिटी के पास हुआ करती थी और थर्ड स्टेट के पास सिर्फ 10% होता था। तो ये इस तरीके का ये जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ था ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी पूरी सोसाइटी को। तो थर्ड स्टेट की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती चली गई थी। और हुआ क्या ऐसे में कि ट्रेजर एम्प्टी होने की वजह से उनके लुईस 16 के पास कोई अदर साधन नहीं था इनकम का। तो उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट पे नए नए टैक्सेस अप्लाई कर दिए। चर्च, तो ये चर्च जो था फर्स्ट स्टेट के जो पीपल्स थे वे भी नए नए टैक्सेस, जैसे टीथे एक टैक्स होता था जो पीजेंट्स पे लगाए जाते थे, टैली एक टैक्स होता था जो इन लोगों के ऊपर लगता था। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस हुआ करते थे जो चर्च के द्वारा या नोबेलिटीज़ के द्वारा थर्ड स्टेट पे बार बार लगाए जा रहे थे। तो इसकी वजह से जो थर्ड स्टेट पीपल था ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिसअपॉइंट होता है, डिसएग्री होता है मोनार्क से, और लास्टली ये लोग जा कर के वहाँ पे रिवॉल्ट करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक और कास्ट बनता है, वह है इकोनॉमिक कास्ट, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव। तब हम समझते हैं कि हुआ क्या था। तो दोनों हम सिचुएशन को समझ ले रहे हैं। हमने पॉलिटिकल कंडीशन देखी कि लुईस 16 के पास ट्रेजर नहीं था, इट मीन्स इकोनॉमिक सोर्स उनका बहुत डैमेज था, उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं था। चर्च भी अपने मनमाने तरीके से टैक्सेस वगैरह थर्ड स्टेट पे बार बार लगा रही थी, और ऐसे में इनकम का सोर्स न होने की वजह से किंग ने भी क्या किया, थर्ड स्टेट में नए प्रकार का टैक्स अप्लाई कर दिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि थर्ड स्टेट जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और ये वह कंडीशन थी फ्रांस की जिस समय पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लगभग उस समय 20 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ करके 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी। तो इतनी बड़ी पैमाने पे पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होना और सोर्सेस का सीमित होना, इसने क्या किया कि फूड ग्रेन्स की डिमांड को बढ़ा दिया। अब चूँकि प्रोडक्शन जो था ग्रेन का वो बहुत अच्छी हो नहीं पा रही थी, सीमित सोर्सेस थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था उस समय में। तो इसने क्या किया कि जब डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, तो जब भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, ग्रेन की जो कंडीशन थी, ग्रेन कम था, पीपल्स ज़्यादा थे, ऐसी वजह से जो ग्रेन्स की जो कीमत थी वो बढ़ गई। तो ब्रेड की कीमत बढ़ गई और भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी उनकी वैल्यू क्या होती, इंक्रीज होने लगी। तो ये सारी चीज़ों ने किया क्या कि वहाँ पर सबसिस्टेंस क्राइसिस को जन्म देती हैं। जैसे पुअर पीपल्स हैं तो उनके पास तो इनकम हो नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ग्रेन्स की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम उसको खरीदेंगे कैसे? तो हम अपने जीने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सबसिस्टेंस क्राइसिस।
ये फ्रांस में उस समय हमको दिखाई देती हैं। पीपल्स अपने जीवित रहने के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और ये सिचुएशन ने क्या किया, फ्रांस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया था। इसमें जो मिडिल क्लास पीपल्स थे, मिडिल क्लास में अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट का जो ऊपरी दो लेयर्स जो आ रहे हैं, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, बिग पीजेंट्स, आर्टिसंस, ये जो पीपल्स थे इनको हमने क्या किस में रखा, मिडिल क्लास पीपल इनको कहा गया। और इन पीपल्स ने बहुत ही अपना एक नया रोल दिया, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे सामने आता है। तो हम थोड़ी सी बातें इन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि मिडिल क्लास मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, इन सारे लोगों को मिडिल क्लास में शामिल किया गया है। दे वर एजुकेटेड एंड अपोज्ड प्रिविलेज बाय बर्थ। ये जो मिडिल क्लास पीपल्स थे ये एजुकेटेड होते थे, और इनका मानना था कि जो चर्च और नोबिलिटी को जो प्रिविलेजेस दी गई हैं, जो बर्थ बेस्ड जो एडिशनल राइट दिए गए हैं, वे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बार बार उन चीज़ों को, जैसे टैक्स न पे करना, ये चाहते थे कि वो लोग भी टैक्स पे करें क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टीज अच्छी है। तो इस वजह से वो लोग बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को पूरी तरीके से अपोज करने लगे। कुछ इसमें पर्सन का नाम आता है, जैसे कुछ फिलोसफर्स थे, कुछ हमारे राइटर्स थे, जिनमें आपके रूसो का नाम आता है, मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है, जॉन लॉक का नाम आता है। इन लोगों ने भी क्या किया कि अपनी बुक्स के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अपने आइडियाज़ को न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लोगों के बीच में स्प्रेड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से लोग भी अपनी चीज़ों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा जागरूक हुए, मोटिवेट हुए, और फिर उन्होंने एकजुट होकर के अपना एक वर्क दिया था, जिसको नाम दिया गया द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, इतनी सारी प्रॉब्लम, यानी ये जो बैकग्राउंड मिली पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, जो सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल शुरू हुआ, इन सारी चीज़ों ने लोगों के मन में बहुत सारी मोनार्कियल प्रिविलेजेस को लेकर, चर्च प्रिविलेजेस को लेकर एकदम ये हटाने की मांग करनी शुरू हो गए। तो अब हम आ जाते हैं, इनमें होता क्या है कि लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इनके द्वारा की गई कि लुई 16 ने क्या किया कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिया थर्ड स्टेट पे। अब इसकी वजह से जो थर्ड स्टेट पीपल्स थे ये पूरी तरीके से एकदम डिसअपॉइंट होंगे, और डिसअपॉइंट होने की वजह से जो टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे वे उनका विरोध करने लगे। तो अब चूँकि नोबेलिटी ऑलरेडी डिसअपॉइंट थी क्योंकि उसके पास इनकम के सोर्स नहीं थे, ट्रेजर नहीं था, थर्ड स्टेट ऑलरेडी जो टैक्सेस इम्पोज थे उनको पे नहीं कर पा रही थी, ऐसे में थर्ड अलग नए नए टैक्सेस का आना उनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वर्क था। और जो तीसरा स्टेट था, चर्च या क्लर्जी, फर्स्ट स्टेज जो था, वे वापस अपनी पावर को रीस्टोर करना चाहता था जो बहुत पहले था। तो ऐसी सिचुएशन में जो मोनार्क सिस्टम था, मोनार्क ने क्या किया, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, जो लगभग 150 साल के बाद फ्रांस में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। The State General was a political body to which the 3 states sent their representatives. तो इसमें क्या था कि स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी एक पॉलिटिकल बॉडीज़ होती थी, जिसमें तीनों स्टेट के पीपल्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे।
सो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई जाती है लुईस 16 के द्वारा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और जो थर्ड स्टेट था वहाँ के 600 मेंबर्स वहाँ पर पहुँचते हैं। वोटिंग की जाती है पुराने सिस्टम को लेकर के, लेकिन थर्ड स्टेट के पीपल्स ने वहाँ जो भी वर्क किए गए टैक्सेस इम्पोज वगैरह को लेकर के वो पूरी तरीके से थर्ड स्टेट ने वहाँ पे अपोज कर दिया, उसको मना कर दिया और इन्होंने इक्वल वोट की डिमांड की कि हमारी भी हर एक मेंबर्स की 1 वोट की वैल्यू होनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या था कि हर एक स्टेट का कितने भी मेंबर्स हों, स्टेट वाइज एक होता था, एक स्टेट का एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग एक एक वोट माना जाता था। लेकिन थर्ड स्टेट ने ये कहा कि जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, वोट कराई जाए। लेकिन इस पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट इस पे सहमत नहीं होता है और उसकी वजह से थर्ड स्टेट वहाँ से अपने आप को नेग्लेक्ट करता है और ख़ुद को जनरल स्टेट की मीटिंग को वो ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।